प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक को 16,000 करोड़ रुपए की सौगात दी। डबल इंजन की सरकार के विकास से जुड़े हुए काम जनता के सामने रखे, साथ ही कांग्रेस के तीखे प्रहारों पर जमकर पलटवार भी किया और कहा कि कांग्रेस मेरी कब्र खोदने में बिजी है, लेकिन वो विकास करने में बिजी है। मोदी की कब्र खोदने में बिजी है और मोदी बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेस वे बनाने में बिजी है। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने में व्यस्त है और मोदी गरीब का जीवन आसान बनाने में व्यस्त है। कर्नाटक के मांड्या में मोदी मोदी गूंज रहा था। कर्नाटक को प्रधानमंत्री मोदी मेगा सौगात भी दे रहे थे। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के हमलों पर करारा प्रहार करते हुए एक बार फिर साफ कर दिया कि विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। दरअसल कांग्रेस नेता लगातार पीएम मोदी को लेकर अब शब्दों की बौछार करते रहे हैं। मोदी की कब्र खोदने का सपना देख रहे कांग्रेसियों को पता नहीं है कि देश की करोड़ों माताओं बहनों बेटियां, देश के लोगों का आशीर्वाद मोदी का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। कांग्रेस के नेता लगातार पीएम मोदी पर तीखे प्रहार कर रहे हैं। यहां तक कि मर्यादा भी कई बार टूटती दिखाई दी है। सारे अपोजिशन को भारी है। आप देखे होंगे हमारे राज्यसभा में जब रिप्लाई दे रहे थे, छाती ठोक के कहते थे, ये मोदी किसको डरेगा नहीं, सब अपोजिशन को एक मोदी बस है। भाई तेरे जैसे लोग बहुत इस देश में आए और चले गए। इस साल कर्नाटक में भी चुनाव होने हैं। पीएम मोदी ने डबल इंजन की सरकार की सफलताएं गिनाते हुए बार बार कहा कि विकास के कामों से ही वो आगे बढ़ेंगे, जबकि कांग्रेस पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। डबल इंजन सरकार का ये निरंतर प्रयास है कि आपके इस प्यार के, आपका जो ऋण है उसको हम ब्याज सहित चुकाएं, तेज विकास करके चुकाएं। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कर्नाटक को 16,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी है। इसमें हुबली स्टेशन पर सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन, 20 करोड़ से बना प्लेटफॉर्म, 1507 मीटर लंबा है प्लेटफॉर्म का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। जबकि बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे बनने से बेंगलुरु और मैसूर अब और करीब आ गए हैं। यानी दोनों शहरों के बीच करीब 120 किलोमीटर का सफर, जिसे पूरा करने में अब तक 3 से 3.5 घंटे लगा करते थे, वो महज 75 मिनट में सिमट गया है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण पर 8,478 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इसमें 2 खासियत है। 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे दोनों फ्लैंक पर 2-2 सर्विस लेन के साथ 10 लेन का है और साथ ही इसे बनाने में एक्सेस कंट्रोल टेक्निक का भी ख्याल रखा गया है। ये एक्सप्रेसवे जिस किसी शहर से गुजरेगा, वहां के ट्रैफिक दबाव से इसे मुक्त रखा गया है। कर्नाटक पहुंचे पीएम मोदी के रोड शो में जमकर फूलों की बारिश देखने को मिली। इस दौरान पीएम मोदी के स्वागत में लोगों ने इतने फूल बरसाए कि गाड़ी पर लगे सुरक्षा कर्मियों को शीशे के सामने से फूल लगातार हटाने पड़ रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। माफिया अतीक अहमद और उसके परिवार पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। एक तरफ यूपी पुलिस साबरमती जेल की तरफ बढ़ गई है, तो वहीं अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित हो गया है। साफ है, आने वाले दिन माफिया के लिए बेहद मुश्किल भरे हो सकते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही साफ कर चुके हैं कि माफिया को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। योगी की टीम चली साबरमती।
क्या अतीक को यूपी लाएगी पुलिस? अतीक अहमद की आंख में आंसू। बीवी, बेटा, शूटर, सब पर इनाम। अब किसका होगा खेल खत्म? माफिया और उसका परिवार इस वक्त ठीक उसी तरह से खौफ के साए में है जैसे कभी वो बंदूक और बदमाशी के दम पर खौफ पैदा किया करते थे। उमेश पाल हत्याकांड के केस में आरोपियों पर शिकंजा कसने के लिए यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ गुजरात रवाना हो चुकी है। यहाँ साबरमती जेल में माफिया अतीक अहमद सलाखों के पीछे है। उसे इस वक्त डर सता रहा है कि यूपी पुलिस के बढ़ते कदम कहीं उसका खेल न खत्म कर दें। दूसरी ओर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता पर भी 25,000 का इनाम घोषित हो चुका है। हाल ही में अतीक की बीवी शाइस्ता की तस्वीरें शूटर साबिर के साथ सीसीटीवी में कैद हो गई थी। उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि अतीक की पत्नी ही अतीक गैंग की कमान संभाल रही हैं। शाइस्ता तो उनका जो कार्यभार था सब तो संभाल नहीं थी, लेकिन जो बैठे साबरमती और बरेली जेल में बैठे हुए हैं ना, तो उनके कहने के अनुसार ही ये सब काम कर रही थी। यानी वो काम संभालने लगी थी अतीक अहमद का। बिल्कुल संभाल रही थी। जाहिर है अतीक की पत्नी शाइस्ता का एक वीडियो सामने आने के बाद वो पुलिस के रडार पर आ गई है। योगी सरकार भी साफ कर चुकी है कि अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक जी हैं। अतीक के परिवार पर शिकंजा कसा जा रहा है, अब उनकी पत्नी पर भी इनाम घोषित कर दिया गया। ये तो पुलिस तफ्तीश का सब्जेक्ट है, लेकिन हम निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ एक एक अपराधी को पकड़ेंगे और कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। तो अन्य शूटर हैं, क्या उनके भी परिवार के लोगों पर बता सकते हैं? तो पुलिस बताएगी। हमने ये तय किया है कि हम अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति तहत काम करेंगे। अतीक अहमद जो कभी यहाँ पर राज करता था आज जेल में है, लेकिन इसके अलग अगर बात करें तो जेल से ही हत्या की साजिश रचने वाला अतीक अहमद आखिर किसके शह पर काम कर रहा है, ये भी बड़े सवाल हैं। और अब अतीक की कमान कौन संभाल रहा है? क्या उसकी पत्नी शाइस्ता अब लेडी डॉन बन चुकी है? ये कहीं ना कहीं सामने आता नजर आ रहा है। प्रयागराज के पापियों को पकड़ने के लिए माफिया की पत्नी समेत कई लोगों पर इनाम भी रखा गया है। इनमें शाइस्ता परवीन 25,000 का इनाम, असद पर 2.5 लाख रुपए का इनाम, गुलाम पर 2.5 लाख रुपए का इनाम, साबिर पर 2.5 लाख रुपए का इनाम, अरमान पर 2.5 लाख रुपए का इनाम और गुड्डू मुस्लिम पर भी 2.5 लाख का इनाम। यूपी पुलिस की नजर अतीक की बहन और जीजा पर भी है। बताया जा रहा है कि अलीगढ़ में अतीक की बहन के घर अतीक अहमद आता जाता था। यही नहीं, उमेश पाल हत्या मामले में शामिल अतीक के करीबी नफीस का रेस्टोरेंट भी बंद किया जाएगा। ईट ऑन रेस्टोरेंट अतीक के करीबी नफीस का है। नफीस फाइनेंस करने के आरोप में इस वक्त एसटीएफ की हिरासत में है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, अतीक और उसके गुर्गों को समझ आ गया है कि ये योगी का यूपी है। गुंडा राज अब बीते दिन की बात हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इजराइल में इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। इजराइल की जनता अपने पीएम नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। करीब 5 लाख लोग देश की न्याय व्यवस्था में लाए नए प्रस्ताव के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। 2.5 महीने से चल रहे इस प्रदर्शन में शामिल लोगों का आरोप है कि सरकार के प्रस्ताव से लोकतंत्र कमजोर होगा। प्रदर्शनकारी आगे विरोध प्रदर्शन और तेज करने की चेतावनी दे रहे हैं, जबकि नेतन्याहू पीछे हटने को तैयार नहीं है। इजराइल में सबसे बड़ा संकट। नेतन्याहू के खिलाफ सबसे बड़ा प्रदर्शन। लोकतंत्र की सबसे बड़ी लड़ाई।
लाखों की भीड़, आंखों में आंसू, इजराइल सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा प्रदर्शन। इजराइल की सड़कों पर जनता इतिहास में सबसे बड़ा प्रदर्शन कर रही है। पीएम नेतन्याहू के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। Anything that may be required, any reform that may be required needs to be with a large agreement of the variety of Israeli population. यहाँ करीब 5 लाख प्रदर्शनकारी नेतन्याहू के उस बिल का विरोध कर रहे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को कम किए जाने का दावा किया गया है। आपको बता दें कि खबरों के मुताबिक अकेले इजराइल की राजधानी तेल अवीव में 2 लाख लोग प्रदर्शन करने के लिए जुटे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट पर अपने फैसले वापस नहीं लेती है तो ये प्रदर्शन और बड़ा होता जाएगा। यहाँ महिलाओं ने भी लाल मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया। We feel that every step of this reform is going to hurt women and take women's rights back. We're going to be deprived from all the rights and all the achievements that we've managed to get so far. It's really dangerous and we're not willing to accept that. This is basically what we're saying in this presentation. आपको बता दें कि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही अपनी जनता को साफ कर चुके हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। ימינה ושמאלה. איננו עושים זאת כדי לבדוק את הדעות הפוליטיות של אחינו ואחיותינו. אנו מסתכלים ימינה ושמאלה בידיעה שאנו מסתערים יחד. अब आपको समझाते हैं कि ये प्रदर्शन इतना विशाल क्यों हो रहा है। इजराइल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर एक प्रस्ताव जारी किया। इसके पास होने पर इजरायली संसद को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का पलटने का अधिकार मिल जाएगा। इसे ओवरराइड बिल नाम दिया गया है। अब अगर ये बिल पास हो जाता है तो संसद में जिसके पास भी बहुमत होगा वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट सकेगा। लोगों का मानना है कि इससे देश का लोकतंत्र और सुप्रीम कोर्ट कमजोर होगा। नए बिल से निर्वाचित सरकारें जजों की नियुक्तियों में दखल दे सकती हैं, जिससे सही और निष्पक्ष फैसले लेने की जुडिशरी की पावर कम हो जाएगी। नेतन्याहू का नया बिल लागू होने से किसी कानून को रद्द करने के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट की ताकत सीमित हो जाएगी। खबर है कि इजरायली एयरफोर्स के रिजर्व पायलट्स ने भी सरकार का विरोध करते हुए स्पेशल ट्रेनिंग में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था। दूसरी ओर इजराइल सरकार के समर्थक भी प्रदर्शनकारियों के सामने आ गए हैं। वो भी उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बिल ने इजराइल को काफी हद तक 2 हिस्सों में बांट दिया है। खतरा यह है कि इजराइल सेना की रीढ़ माने जाने वाले रिजर्विस्ट यानी सेना को सेवा देने वाले आम नागरिक सेना को अपनी सेवा देने से इनकार कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान की जनता जो बदहाली झेल रही है उसके लिए इमरान खान लगातार शहबाज सरकार पर हमला बोल रहे हैं। अब पाकिस्तान की आर्मी भी आर्थिक तंगी से जूझ रही है। हालत यह है कि आर्मी डे में इस बार बहुत छोटी परेड करने को मजबूर होना पड़ रहा है। पाकिस्तान की मीडिया खुद पाकिस्तान की हालत पर सरकार पर हमला बोल रही है। पाकिस्तान का कंगाली डे। आर्मी की कटोरा परेड, गेस्ट गायब। कर रही है जो कनारा है तैयार। शहबाज का देश गजब है। शहबाज सरकार ही नहीं, पाकिस्तान की आर्मी भी तंगी के चलते टेंशन में है। पाकिस्तान की सेना पर परेड करने तक के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए इस बार यहां गेस्ट भी नहीं बुलाए जा रहे हैं। पाकिस्तान की मीडिया में इस वक्त बड़ी खबर यही है, 23 मार्च को होने वाली पाकिस्तान सेना की सालाना परेड प्रेसिडेंट हाउस के लॉन में होगी। जाहिर है फतेहल पाकिस्तान खर्चा बचाने के लिए इस बार की परेड सिंबॉलिक कर रहा है। आमतौर पर पाकिस्तान की आर्मी हथियारों का प्रदर्शन करती है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अपना कटोरा भरने के लिए शहबाज IMF का मुंह ताक रहे हैं, जबकि पाकिस्तानी मीडिया मान रही है
कि आईएमएफ से कर्ज के लिए एग्रीमेंट होना इतना आसान नहीं है। मतलब एग्रीमेंट नहीं होगा तो कर्ज नहीं मिलेगा, और कर्ज नहीं मिलेगा तो पाकिस्तान की कंगाली दूर नहीं होगी। पाकिस्तान को आईएमएफ से कर्ज मिलने में देरी क्यों हो रही है, इसका खुलासा खुद वित्त मंत्री इशाक डार ने कर दिया। Unfortunately, instead of honoring the sovereign commitments, they not only did not implement, but rather before leaving the office had reversed some of the conditionalities they had implemented earlier. Now this actually led to a serious trust deficit between development partners and Pakistan as a country. पाकिस्तान में मजाक चल रहा है कि आईएमएफ से पैसा कब आएगा, ये शायद ऊपर वाला भी नहीं जानता। खुद पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जग हंसाई के लिए शहबाज सरकार पर निशाना साध रहे हैं। किस तरह मजाक उड़ रहा है पाकिस्तान का, क्या वो पाकिस्तान के ऊपर उनकी तरफ टीवी खुशी से बता रहे हैं कि जी पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है। यही तो जब पाकिस्तान बना था, किस चीज का खतरा था पाकिस्तान को, क्योंकि वो हिंदुस्तान के लीडर कह रहे थे कि ये तो ज्यादा देर रहेंगे नहीं, फिर जम हो जाएंगे हमारे में। इस बीच इमरान खान को एक बार फिर पाकिस्तान की हुकूमत ने सियासी रैली करने से रोक दिया है। साथ ही लाहौर में कर्फ्यू भी लगा दिया गया। मैराथन लाहौर में हो रही है, उसके लिए सिक्योरिटी सिचुएशन दुरुस्त है, कोई सिक्योरिटी खदशात नहीं है। और पीटीआई की जो पुरअमन रैली है उसमें सिक्योरिटी कंसिडरेशन सामने आ रही है। जिस कैंडिडेट ने आज नॉमिनेशन पेपर फाइल करने हैं, आप यहाँ की रिवायत जानते हैं, वो जाता है, उसके प्रपोजर सेकेंडर 4 हमायती साथ होते हैं, ढोल ढमक्का सारी कार्रवाई होती है। तो इसका मतलब है वो सारे जो कैंडिडेट जिनने अपने कागजात दाखिल करने आज से, वो दफा 144 के निफाज की खिलाफवर्जी करेंगे। जबकि इमरान खान के समर्थक लगातार उनके समर्थन में जुटते रहे। पाकिस्तान के समर्थक मानते हैं कि इमरान को रोकना शहबाज सरकार की बड़ी भूल होगी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। जाहिर है पाकिस्तान में कंगाली, कटोरा और राजनीति कयामत तक यूं ही जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।